जय हिंद एवरीवन। आज मैं आपको एपिसोड ये 3 होगा, क्वेश्चन नंबर 68 से मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, 65 तक मैं करवा दिया हूँ। आप देख सकते हैं, इस चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न। और यहाँ मैं ओनली डायरेक्ट आंसर टिक नहीं मारता हूँ, इससे आने वाले जो क्वेश्चन होंगे CAPF में अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी जो क्वेश्चन आ सकता है वो डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ मैं बताता हूँ, बिना टाइम पास किए हुए। आपको भी समय देते हैं कि आप एकदम एग्ज़ाम की तरह आप टिक मारेंगे। उसके बाद मैं आंसर बताता हूँ और फुल डिटेल में बताता हूँ। अभी आप देख सकते हैं, चलिए अभी देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या बोल रहा है कि हम बात कर रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं। समझो, मेटामॉर्फिक रॉक में हम बताए हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है। समझिए सर, मेटामॉर्फिक रॉक में इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक को जब अंडरगेट हीट एंड प्रेशर के साथ में करेंगे तो मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगा। सर ताजमहल जो है मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम्पल में, बहुत बढ़िया। याद रखें, मेटामॉर्फिक रॉक में हीट होता है, बिल्कुल सही है। कंप्रेशन होता है, सॉल्यूशन भी होता है। सॉल्यूशन होता है, एग्जाम में आया हुआ है, मैं सीधे नहीं बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन भी होता है, प्रेशर होता है, वॉल्यूम होता है, PVT याद रखिएगा। डिकम्पोजिशन नहीं होता है मेटामॉर्फिक रॉक में, डिकम्पोजिशन नहीं होता है। पहले हम पढ़ेंगे उसका थ्योरी, फिर ऑप्शन के साथ एलिमिनेशन करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग आंसर आप जानने हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं जान रहे हो तो मैं बताता हूँ, लेकिन डिटेल में पहले जान लो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूरा अच्छे से। देखो, मेटामॉर्फिक रॉक में क्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन होता है, बहुत बढ़िया। मेटामॉर्फिक रॉक में सर फॉलिनेशन और बैंडिंग होता है, लेकिन इग्नियस रॉक में ऐसा कुछ नहीं होता है, बहुत बढ़िया। ठीक, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक जो फॉर्म होता है इग्नियस रॉक से, मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस रॉक से फॉर्म होता है, बहुत बढ़िया। एक होता है उसमें डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। क्या होता है समझो, जो बिना केमिकल के, ध्यान सुनेंगे, बिना केमिकल के डिस्रप्शन, मैकेनिकल डिस्रप्शन एंड reorganization of original mineral within a rock due to breaking and crushing without any chemical changes, उसको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं, जो ऑप्शन आपको 2 में दिख रहा है, ऑप्शन 2, इसलिए रॉन्ग में बताया हूँ। चलो अब ये बताता हूँ कि ये तो आप आंसर जान लिए। अब थोड़ा अंदर का डीप में बताता हूँ, जो आने वाला एग्जाम में जो क्वेश्चन होंगे। आपको डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म पूछ रहा है, अब कहीं UPSC या फिर थर्मल मेटामॉर्फिज्म भी पूछ सकता है, कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, ये मैं बताता हूँ। तो पहले समझ लीजिए थर्मल मेटामॉर्फिज्म क्या होता है। जब केमिकली, देखिए बिना केमिकल का आप जब अंडरगेट क्या क्या कर रहे थे आप, ब्रेकिंग कर रहे थे, क्रशिंग कर रहे थे, तो अब डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म थे। लेकिन इसमें केमिकली अल्टर एंड रिक्रिस्टलाइज ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म, इसमें आप करते हैं। थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, केमिकली आप चेंज करते हैं, रिक्रिस्टलाइज में ड्यू टू थर्मल मेटामॉर्फिज्म इसमें होता है। एक होता है कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, इसमें रिक्रिस्टलाइज होता है अंडर हाई टेम्परेचर। रिक्रिस्टलाइज जब आप करते हैं अंडर हाई टेम्परेचर के साथ में, आप उसको क्या बोलेंगे, रिक्रिस्टलाइज हम करेंगे अंडर हाई टेम्परेचर के साथ में, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, बहुत बढ़िया। एक होता है रिक्रिस्टलाइज करेंगे अंडर टेक्नोइक शेयरिंग के साथ, उसको बोलते हैं रीजनल मेटामॉर्फिज्म, बहुत बढ़िया। ये समझ में आ गया। रीजनल मेटामॉर्फिज्म में क्या होता है, टेक्नोनिक शेयरिंग होता है। और डिक्रिस्टलाइज जब अंडर हाई टेम्परेचर के साथ करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट मेटामॉर्फिज्म, और बहुत बढ़िया। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल में मार्बल आ जाएगा, स्लेट आ जाएगा, क्वार्ट्जाइट आ जाएगा, सिचित आ जाएगा, ग्रेनाइट आ जाएगा, बहुत बढ़िया। ये सब मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल में आ जाएगा। ठीक है, क्वार्ट्जाइट जो है वो मेटामॉर्फिज्म फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए सैंडस्टोन के साथ, ये सब आपको ध्यान में आनी चाहिए। पहले याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आने वाला है मे भी पूछ सकता है। पहले आएगा सेल, फिर आएगा स्लेट, फिर फाइलाइट, फिर सिचित और फिर जेनेसिस आएगा। ऑर्डर याद रखिएगा, पहले सेल आएगा, स्लेट, फिर फाइलाइट, फिर सिचित, फिर जेनेसिस आएगा, याद रखिएगा। इग्नियस एज वेल मेटामॉर्फिक, ग्रेनाइट आ जाएगा, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक का, याद रखिएगा। रॉक साइकिल में क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है, एक मेटाफॉर्मिज्म होता है, एक सॉलिडिफिकेशन भी होता है, तीनों होता है। रॉक साइकिल में लिथिफिकेशन भी होता है, मेटामॉर्फिज्म और सॉलिडिफिकेशन भी होता है, बहुत बढ़िया। गजब आप सर बता रहे हैं। मेटामॉर्फिज्म इससे बाहर आपको क्वेश्चन UPSC नहीं पूछ सकता है, दिस इज़ माय गारंटी। चलो सेडिमेंट्री के बारे में भी तो समझ ले, क्या एग्जाम में नहीं समझ लो। सेडिमेंट्री में लिथिफिकेशन होता है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। सेडिमेंट्री में क्या होता है, लिथिफिकेशन होता है, बहुत बढ़िया। सेडिमेंट्री में देखिए मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीनों में फॉर्म होता है, ठीक है।
पहले समझ लो। मैकेनिकली में फॉर्म कौन कौन होता है आपको रटना होगा। मैकेनिकली में फॉर्म सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, लाइमस्टोन, सेल, ये सब आपका मैकेनिकली फॉर्म होता है। ऑर्गेनिकली में कौन होता है, चौक हो गया, जिससे राइट हो गया, कूल हो गया आपका, ऑर्गेनिकली में फॉर्म होता है। केमिकली में चर्ट, लाइमस्टोन, हैलाइट और पोटास आपका केमिकली में फॉर्म होता है। तीनों में एक कॉमन आ रहा है, लाइमस्टोन आपका मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली और केमिकली तीनों में फॉर्म होता है। आया हुआ एग्जाम में कुछ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, फालतू का नहीं बोल रहा हूँ। मेटामॉर्फिक जो फॉर्म होगा उसमें क्लास्टिक होता है, और जब ऑर्गेनिकली और केमिकली जो फॉर्म होता है वो नॉन क्लास्टिक होता है। इसलिए जो कॉन्ग्लोमेरेट जो है बेटा, कॉन्ग्लोमेरेट आपका क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। कॉन्ग्लोमेरेट आपका क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है। सिलेट जो है आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, और सेल जो है, सेल वो क्लास्टिक मटेरियल है। कैसा है, क्लास्टिक मटेरियल। समझो नॉन क्लास्टिक में क्या होता है, ऑर्गेनिकली फॉर्म होता है और केमिकली फॉर्म होता है। बहुत बढ़िया। मैकेनिकली में ओनली क्लास्टिक फॉर्म होता है, ठीक। इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक बोलते हैं। रेडियो एक्टिव डिके होता है जब कूल डाउन हो जाता है मैग्मा, जब अंदर में होगा तो उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, जब बाहर होगा तो एक्सट्रूसिव बोलते हैं। एक्सट्रूसिव में स्मॉल होता है, ग्रीन, याद रखिएगा, स्मूथ होता है। इंट्रूसिव में डेप्थ में होता है और लार्ज होता है, याद रखिएगा। इंट्रूसिव में ग्रेनाइट आ गया, सिल्का, एल्युमिनिया, गैब्रू एग्जाम्पल में जाएगा। एक्सट्रूसिव में बेसाल्ट आ जाएगा, सिल्का, मैग्नीशिया, ये सब को ध्यान में आनी चाहिए था। जो इग्नियस रॉक से आपको ध्यान में क्या आएगा, ग्रेनाइट, गैब्रू, बेसाल्ट, पोमाइट, टफ, ये सब इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक में फॉसिल्स नहीं बनते हैं, इसका नेचर क्रिस्टलाइन होता है। इग्नियस रॉक में लेयर नहीं बनता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए। एक है हाइपर बेसल, एक है प्लूटोनिक। इग्नियस रॉक का प्लूटोनिक रॉक है, ये आपको ध्यान में चाहिए। प्लूटोनिक में क्या होता है, डीप इनसाइड द अर्थ, जब अर्थ की जब नीचे बनेगा उसको बोलेंगे प्लूटोनिक। और जब नियर टू अर्थ सरफेस, नियर टू अर्थ सरफेस को बोलते हैं हाइपर बेसल, जो गैब्रू एग्जाम्पल है। हाइपर बेसल का एग्जाम्पल गैब्रू हो जाएगा, प्लूटोनिक का ग्रेनाइट हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। सुनो, जब मैग्मा कूल होती है और ग्रेट डेप्थ उसमें जब नीचे होती है तो ग्रेन में भी लार्ज बनाता है, और जब सरफेस पे होती है तो स्मॉल बनाता है। बस इतना ध्यान में आनी चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक पूरा मैं पढ़ा दिया हूँ। स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी, इसको रॉक बोलते हैं। क्वार्टजाइट क्या है आपका, कौन सा रॉक है बताइए। चलो समझ में आ गया होगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 69 पूरा रॉक पढ़ा दिए, मज़ा आया। इसको बोलते हैं रिवीजन। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ, क्वेश्चन के साथ आप रिवीजन भी कर रहे हैं। इससे बेस्ट चैनल आपको नहीं मिलेगा, कोई भी आप यूट्यूब में उठाकर आप देख लीजिए। क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ विथ पूरा उसका रिवीजन भी करवा रहा हूँ हेडफोन के साथ। पहले पढ़े होंगे आई होप। चलो अब हम समझेंगे किसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 क्या बोल रहा है, वोल्केनिक कोन के बारे में। किसके बारे में है, वोल्केनिक कोन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 69 का बताइए पहले आंसर, फिर उसका इसका पुर्जा खोलेंगे। 69 का बताइए आंसर। वोल्केनिक कोन के बारे में बताइए। याद रखिएगा, मोस्ट एबेडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन होगा, सिलिकॉन के नीचे एल्युमिनियम, फिर आयरन होगा। ये आया हुआ है CAPF में। मोस्ट एबेडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ क्रस्ट ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन के नीचे सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन होगा। इंटायर जब पूछेगा मोस्ट एबेडेंट एलिमेंट ऑन इंटायर अर्थ क्रस्ट, तब इसका आंसर आयरन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। हार्डनेस में पूछ देगा कौन टॉप में आएगा, टॉल्क, जिप्सम, कैल्सीसाइड, फ्लेडस्पर, क्वार्ट्ज, टोपाज, टोमंडम, डायमंड, बैड कंट्रोफ्लेसिटी आपको ध्यान में आनी चाहिए। हाईएस्ट एंड लोएस्ट में पहले ऊपर में ऑक्सीजन और सबसे नीचे में मैग्नीशियम आएगा अर्थ क्रस्ट के मामले में। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 समझिए। एक होता है एसिडिक लावा, एक होता है बेसिक लावा। पहले समझ लीजिए, इधर है ऑप्शन टिक मारने से बेस्ट है। पहले एक बार रिवीजन करते हैं, पहले समझ लेते हैं एसिडिक लावा क्या होता है, समझिए। चलो, एसिडिक लावा क्या होता है, इसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ सिलिका होता है और इसमें आयरन लेस होता है। बस एसिडिक मैग्मा में क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन सिलिका का होता है, आयरन कम होता है। ये हाईली थिक होता है और विस्कस इसमें लावा होता है। इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। एसिडिक मैग्मा में
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसमें, इसलिए हाई कोन बनता है और इसमें लाइटर कोन कलर होता है। एक होता है बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा में आयरन ज़्यादा होगा और सिलिकॉन कम होगा। जिसमें आयरन ज़्यादा होगा उसको बेसिक मैग्मा बोलेंगे। बहुत बढ़िया, ये हॉटेस्ट होता है, फ्लूइड इसमें होता है और नॉट वेरी एक्सप्लोसिव, जितना ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता है बेसिक मैग्मा। बहुत बढ़िया, आपको ध्यान में आनी चाहिए। ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स इन फेल्ड्सपार चेंज इनटू कैलोराइट क्ले तो कार्बोनेशन बोलते हैं, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। समझे? तो पहले समझो। अब वोल्केनिक कोन के बारे में समझते हैं। पहला क्या बोला, ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिडिक लावा कोन आर फॉर्म बाई हाईली विस्कस लावा। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन आप लोग चूज कर लिए, कौन सा होगा बताइए। चलो इधर आप बता देते हैं। अरे यार चलो, वोल्केनिक कोन के बारे में पहले। ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन एसिड लावा कोन आर फॉर्म हाईली विस्कस लावा, अभी जस्ट बताएं। सही है। विस्कस लावा हैव हाई मोबिलिटी कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, नहीं शॉर्ट डिस्टेंस में होगा। चलो, एसिड लावा रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोन विथ स्टीप स्लोप होगा। सही है, राइट आंसर। कंपोजिट कोन आर हाईएस्ट वोल्केनिक कोन, ये भी सही होगा। कंपोजिट कोन जो होगा उसका हाईएस्ट वोल्केनिक कोन होगा, इसलिए उसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। 69 का 134 सही हो जाएगा। समझिए, वोल्केनिक इरप्शन जब एसिडिक लावा कोन आर फॉर्म बाय हाईली विस्कस लावा, सही है। विस्कस लावा हाई मोबिलिटी नहीं होगा, कैन ट्रेवल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होगा। अरे अभी हम बताएं एसिडिक मैग्मा के बताएं कि जिसका एसिडिक मैग्मा में क्या था कि सिलिका ज़्यादा था, आयरन कम था। ये हाईली थिक था और एसिडिक विस्कस लावा था, तो उसमें शॉर्ट डिस्टेंस था, हाई कोन बनेगा और लाइट कलर में होगा। बेसिक में आयरन ज़्यादा होगा, याद रखिएगा, एक्सप्लोसिव नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 69 हो गया। 70 का बताइए, मैकेनिकल वेदरिंग बताइए। मैकेनिकल वेदरिंग पूछ दिया, पहले पूछता था केमिकल वेदरिंग, समझ लो एग्जाम में पहले केमिकल वेदरिंग आता था। मैकेनिकल वेदरिंग पूछा, पहले केमिकल वेदरिंग समझ लो। समझो, केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में ध्यान से सुनो, दिमाग खोल के। केमिकल वेदरिंग प्रोसेस में कौन ऑप्शन में डायरेक्ट दे देता है, सॉल्यूशन, सही था आंसर। केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन होगा, फिर कार्बोनेशन होगा, हाइड्रेशन भी था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये था। बस इतना ही चीज़ें रखना है। सर आप क्या बता दिए, हम बताए हैं बेटा मेरा केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन भी होगा, कार्बोनेशन भी होगा, हाइड्रेशन भी होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, बस इतना होगा, बात ख़त्म। आपने बताया केमिकल वेदरिंग में सॉल्यूशन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है। अब सर मैकेनिकल वेदरिंग बताइए, एग्जाम में मैकेनिकल वेदरिंग आया, चलो बता देते हैं। सैटरिंग ऑफ रॉक इज मोर कॉमन, सैटरिंग ऑफ रॉक इज मोर कॉमन इन हॉट डिजर्ट, क्रिस्टलाइन ऑफन प्रोन टू एक्सफ्लोनेशन। सुनो, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है कि सैटरिंग रॉक होता है, मोर कॉमन होता है, इसमें हॉट डिजर्ट होता है। क्रिस्टलाइन रॉक जो होता है ऑफन प्रोन टू एक्सप्लोनेशन होता है, याद रखिएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बता सकते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होगा। याद रखिए, ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स इन फ्लेड्सपार जब चेंज होता है, किसमें फ्लेड्सपार चेंज हो रहा है, कैलोनाइट में, तो उसको कार्बोनेशन हुआ, क्या हुआ, कार्बोनेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। आइए बताते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग है। चलो पहला पढ़ते हैं। मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीज थॉ वेदरिंग, ये सही होगा। लीस्ट अफेक्टेड होता है अफेक्टेड थ्रो वेदरिंग, सही होगा, मानते हैं। सैटरिंग ऑफ रॉक इज मोर कॉमन इन हॉट डिजर्ट, अभी जस्ट बताएं, सही है। क्रिस्टलाइन रॉक आर ऑफन टू प्रोन टू एक्सप्लोनेशन, ये सही है। मोर कॉम्पैक्ट एंड हाईली कंसोलिडेटेड रॉक आर लीस्ट अफेक्टेड बाय फ्रीजिंग थॉलो। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, तीनों होगा। मैकेनिकल वेदरिंग में सेटरिंग ऑफ रॉक मोर कॉमन इन हॉट डिजिट, सही हो जाएगा। क्रिस्टलाइन रॉक एंड ऑफन प्रोन टू एक्सप्लोनेशन, ये भी सही हो जाएगा, ध्यान में आपको रखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 70 हो गया और 71 पे आइए समझिए। 71 क्वेश्चन क्या आइए क्वेश्चन नंबर 71 समझते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट ग्राउंड सरफेस इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। यूपीएससी का फेवरेट है, मैं चैनल पे इतना बढ़िया बताया हूँ, पीवाईक्यू पैटर्न चैनल है, ज्योग्राफी में आप जाकर देख सकते हैं मस्त तरीके से थ्योरी। चलो अब हम बात कर रहे हैं ITCZ, जिसको बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो सरफेस ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन के बारे में समझते हैं, पहले समझो, क्वेश्चन तो बनेगा ही हम लोगों से। चलो पहले समझते हैं क्या होता है इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। समझो, ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है, ध्यान समझेंगे। ऊपर जाने पे आपने सर बताया टेम्परेचर घट रहा है, लेकिन जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है। जब ऊपर जाइएगा तो टेम्परेचर घटता है ऐसे में, लेकिन ऊपर जब जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ जाए तो वही तो हो गया इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन टेम्परेचर जो होता है नेगेटिव लेफ्ट इन्वर्जन भी, ये भी सही है। इसका आइडियल कंडीशन क्या होता है इन्वर्जन टेम्परेचर का, समझो। लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, काम वेदर होनी चाहिए और क्लियर स्काई होनी चाहिए। आपको इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए आइडियल कंडीशन भी पूछता है एग्जाम में। लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, काम वेदर होनी चाहिए और क्लियर स्काई होनी चाहिए। इंटर ट्रॉपिकल जोन के लिए आपको ध्यान में आनी चाहिए, समझे। 71 का 71 का बताइए अब आंसर क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, समझो। ग्राउंड सरफेस इज ऑल्सो टर्म एज रेडिएशन इन्वर्जन। भाई सूरज की रोशनी नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, शॉर्ट वर्ड फेनोमेनन आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत मस्त तरीके से बताएं, जाकर आप देख सकते हैं, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, द एक्सटेंसिव नेगेटिव लैप्स रेट रिजल्ट इन सरफेस, अभी जस्ट बताएं भाई, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 71 का दोनों सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, जब ऊपर जाते हैं सर, अब ऊपर जाने पे टेम्परेचर घटता है लेकिन इन्वर्जन टेम्परेचर में जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है, इसलिए सही है। ग्राउंड सरफेस में सूरज की रोशनी आएगा, नीचे जाएगा रेडिएशन, इसमें यूज होगा ही होगा। चलो 71 हो गया। 72 में आइए, इतना मस्त तरीके से बता रहे, इसमें गिवन बिलो दिया हुआ है, ऑप्शन बताइए, बताइए इतना बता दीजिए, समझिए। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट के बारे में समझेंगे मस्त तरीके से। क्वेश्चन नंबर 72 का जवाब दीजिए पहले, समझिए। ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में क्या होगा समझिए, एक का 4 हो जाएगा रोजवुड, ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में रोजवुड आ जाएगा, ठीक है। एक हमको पता चल गया कि ये हो जाएगा, हम पढ़े थे ट्रॉपिकल थॉर्ड फॉरेस्ट, सी का 2 हो जाएगा, खैर आ जाएगा। तो ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी ये बचा 1 एंड डी बचा, ठीक है, ये हमको पता चल गया। अल्पाइन जो फॉरेस्ट होता है बेटा, अल्पाइन फॉरेस्ट क्या होता है आपका, कैल एग्जाम्पल आ जाएगा अल्पाइन फॉरेस्ट का। अब बचा क्या, हमको ये नहीं पता था लिट्रोल एंड स्वैम्प जो फॉरेस्ट होता है सिनोरिटा होता है, ये हमको नहीं पता था बस, लेकिन हमको 3 ऑप्शन पता था, उससे भी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब इसके बारे में था बता दें, ट्रॉपिकल थॉर्न का एग्जांपल समझ लीजिए, खैर, नीम, पलाश और बेर एग्जांपल में आ जाएगा। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट के एग्जांपल में खैर, नीम, पलाश, बेर आ जाएगा। अल्पाइन फॉरेस्ट में कैल आ जाएगा, आपको ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ट्रॉपिकल इवन ग्रीन जो होता है उसका महोगनी, इबोनी, रबर, एनी एग्जांपल में आ जाएगा, याद रखिएगा। ट्रॉपिकल इवन ग्रीन में क्या आ जाएगा, महोगनी, इबोनी, आपको ध्यान में आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मज़ा आ रहा है, चलो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए बाबू साहब। 72 एंड 73 का ये भी क्वेश्चन मिस्ड है। क्वेश्चन नंबर 73 का बताइए आप लोगों से तब तक। क्वेश्चन नंबर 73,
नॉर्थ क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, नॉर्थ वेस्टर्न हिमालय के बारे में। पहला हम पढ़ते हैं करेवा फॉर्मेशन, ये तो इससे पिछले बारे में आया था, मतलब पिछले बार मतलब 2-3 साल पहले। करेवा फॉर्मेशन इन कश्मीर कंसिस्ट थिक डिपॉजिट ग्लेशियल डे मिनरल इम्बेडेड विथ मोरेन। 100% ये लाइन दिखने से पढ़ने से सही लग रहा है, ठीक। ये पढ़ लेते हैं। रिवर झेलम एग्जिबिट मियंडर इन द कश्मीर वैली, झेलम पास करती है इंडस, पढ़ाए थे ना झेलम रिवर के बारे में। चलो ठीक है। क्या पेंगोन तसो एंड तसो मोरेरी इन लद्दाख इन फ्रेश वाटर लेक, पेंगोन तसो मोरोरी जो लेक है बताइए कहाँ है, लद्दाख में है। पेंगोन तसो मोरोरी लद्दाख में है। देखिए यूपीसी का चाल, यहाँ तक तो सही दे दिया, लेकिन फ्रेश वाटर नहीं है मेरी जान, ये फ्रेश वाटर नहीं है, ये साल्ट वाटर है। कौन सा वाटर लेक है, साल्ट वाटर है। पेंगोंग तसो मोरोरी लद्दाख में है, इसलिए यूपीसी क्वेश्चन आप सीधे नहीं मार सकते हैं कोई भी क्वेश्चन, ठीक है। आप सीधे नहीं लगा सकते हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना होगा, समझना पड़ेगा। पेंगोंग तसो मोरोरी जो है लद्दाख में है, लेकिन फ्रेश वाटर लेक नहीं है, साल्ट वाटर लेक है, ठीक है। ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। लेक के बारे में भी इतना बढ़िया मैं पढ़ाया हूँ यार, मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। टॉपिक वाइज में पढ़ाया हूँ, ऐसा नहीं कोई भी टॉपिक उठाया हूँ, जो पढ़ाया हूँ वही एग्ज़ाम में आया है, अब देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। चलो तो क्वेश्चन नंबर 73 का आपको आंसर पता चल गया क्या है, 1 और 3 होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 73 आपको पता चल गया। आइए 74 जानते हैं। क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ ड्रॉट इन इंडिया, ड्रॉट इन इंडिया में बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आंसर आप लोग पहले बताइए। ड्रॉट इन इंडिया 74 पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन, पहले समझो। In meteorological drought when the mean annual rainfall is less than 75, ड्रॉट है तो हमको 75 दे रहा है, तो मान के चलते हैं सही होगा। चलो एग्रीकल्चर ड्रॉट अराइज अबाउट एक्सट्रीम मॉइस्चर स्ट्रेस, ये भी सही लग रहा है। सॉइल मॉइस्चर ड्रॉट इज रिलेटेड टू मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, इसमें थोड़ा सा ये होता है, लेकिन हम इस पर खेल देते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 74 का 1 2 3 डी आंसर राइट हो जाएगा। 74 का कौन सा आंसर राइट होगा बेटा, डी आंसर राइट हो जाएगा। चलो 75 में आ गया, 75 में बताओ 75 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 का आंसर बताइए। समझ इसमें तो ये करना है, लगाने वाला है। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है बताइए। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पे है, जबलपुर में। चलो तो ऑप्शन ए और बी चला गया, ठीक। चलिए रेन फॉरेस्ट कहाँ है बताइए, रेन फॉरेस्ट कहाँ है आपका, रेन फॉरेस्ट कहाँ है आपका, रेन फॉरेस्ट आपका कहाँ है, जोराट में, याद रखिएगा। रेन फॉरेस्ट कहाँ है, जोराट में, बहुत बढ़िया। और याद रखिएगा हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है आपका, शिमला में है। और इको रिवोल्यूशन कहाँ है आपका, प्रयागराज में है। इसलिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जबलपुर में है, बहुत बढ़िया। रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोरात में है, बहुत बढ़िया। हिमालय फॉरेस्ट रिसर्च शिमला में, और फॉरेस्ट रिसर्च कहाँ है, प्रयागराज में। ये आपको रटना होता है, इसमें समझाने की कोई चीज़ है नहीं, आपको याद होनी चाहिए, बेसिक स्टैटिक्स है। एक मिनट देख लो ना भाई, देख लो। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर में है। रेन फॉरेस्ट रिसर्च आपका जोरात में था, हिमालय वाला शिमला में था, फॉरेस्ट वाला इको वाला प्रयागराज में। चलो चलो 76 आ जाओ। ये सवाल हम आप जाकर देख लेना, PYQ पैटर्न इस चैनल का नाम हुआ। मैं सवाल एक स्पेशल वीडियो में पढ़ाया हूँ,
एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, सीएपीएफ में जो क्वेश्चन आएगा, जो आने वाला है, जो आया था, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मेरा गारंटी है। और अगर उससे बाहर आएगा, बनाएगा हार्ड, तो किसी से नहीं बनेगा, टॉपर से भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ माई गारंटी। इतना मैं अपने नोट्स पे भरोसा करता हूँ। ये आवाज़ रिकॉर्डिंग करके नोट डाउन कर लेना। सवाल में इतना बढ़िया पढ़ाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 का जवाब दो, फिर बताते हैं। समझो, ब्लैक सॉइल के बारे में पढ़ रहे हैं। ब्लैक सॉइल के बारे में समझो। ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेटू को कवर करता है, बहुत बढ़िया। थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ बता दे रहे हैं, समझ लो। ब्लैक सॉइल को अपन रेगुलर सॉइल बोलते हैं, कॉटन इसमें देखने को मिलता है। समझो, ये सीएपीएफ में आया था। ये ब्लैक सॉइल जो होता है बेटा, क्ले होता है, डीप इम्प्रेग्नेबल होता है, बहुत बढ़िया। इसमें सेल्फ फ्लोविंग होता है और रिटेन करता है मॉइस्चर को लॉन्ग टाइम के लिए, रिटेन मॉइस्चर करेगा लॉन्ग टाइम के लिए। सर आप बता रहे हैं ब्लैक सॉइल डेक्कन प्लेटू से कवर था, जिसको रेगुलर सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। कॉटन इसमें होता है, क्ले डीप इम्प्रेग्नेबल होता है, सेल्फ फ्लोविंग होता है और रिटेन मॉइस्चर लॉन्ग टाइम तक करता है, बहुत बढ़िया। पहला हम देखते क्या है, ब्लैक सॉइल कवर मोस्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, अभी जस्ट बताएं, सही है। सॉरी, ऑल्सो नॉन एज रेगुलर दे जनरली क्ले डीप इम्प्रेबल, सही है। सिंस द इम्प्रेबल तो है, रेनफॉल क्रॉप डोंट ग्रो वेल इन ब्लैक सॉइल, यही तो गलत हो गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 का ये क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो 76 हो गया, अब 77 में चलते हैं। क्या बोल रहा है, आ जाओ। रिवर भी इतना बेस्ट पढ़ाए यार, रिवर का मैं स्पेशल वीडियो बनाया हूँ, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। चलो, धियांग के बारे में बताया है। धियांग से आपको तो यार इतना तो पढ़े होंगे, ब्रह्मपुत्र आपको ध्यान में, ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरी है धियांग, ठीक। इतना ब्रह्मपुत्र को आप बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं, और गंगा किसको बोलते हैं, गंगा को आप पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। गंगा कैसे बनता है, जब भागीरथी और देव प्रयाग एक साथ मिलेगा तब गंगा मिलता है, बहुत बढ़िया। गंगा गौमुख ग्लेशियर से निकलती थी, ये हम थोड़ा सा पॉइंट डिलीट करवा दिए। चलो, ब्रह्मपुत्र में याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र जब यू टर्न कहाँ मारती है, अरुणाचल प्रदेश में मारती है, ठीक है। मजली आइलैंड आपको ध्यान में आनी चाहिए, लार्जेस्ट आइलैंड है वहाँ का, बहुत बढ़िया। तो दियांग जो है, क्या बोल रहा है, दियांग जो है ट्रिब्यूटरी इज ऑल्सो नोन एज द नेम ऑफ दियांग, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कहाँ पर बोलते हैं दियांग, ब्रह्मपुत्र का है भाई, ब्रह्मपुत्र मारेंगे। 77 का भी होगा यार, ब्रह्मपुत्र का। दियांग, दिमांग, धनश्री, ये सबको ध्यान में आनी चाहिए, इजी क्वेश्चन। 77 हो गया, 78 में आओ। शिव किला पासेस भी बताया हूँ यार, जाकर देख लो, इतना मस्त तरीके से बताया हूँ। कम समय में आपको बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलेगा। मेरा नोट्स जो बनाया हूँ वो खुद मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इससे बेस्ट मैं क्या बोलूँगा, 78 का जवाब दो। शिव किला के बारे में पूछ रहा है, शिव किला के बारे में, सतलज वैली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चंबल आएगा नहीं, ब्रह्मपुत्र नहीं आएगा, नहीं तीस्ता आएगा। शिव किला सतलज में आएगा। एक होता है बारालाचा, लिख देते हैं, बारालाचा, ये आया हुआ है, जो एग्जाम में आया, मैं खुद बताता हूँ। बारालाचा चेनाब को ध्यान में लिख दिया है। शिव किला से सतलज ध्यान में आएगा, बारालाचा से हमको चेनाब ध्यान में आनी चाहिए। बारालाचा से हमको सर चेनाब ध्यान में आएगा ही आएगा। चलो, रोहतांग, ये क्या है रोहतांग, रोहतांग कहाँ है, बता सकता है कोई। रोहतांग में अटल ट्यूनल ध्यान में आनी चाहिए, अटल ट्यूनल याद रखिएगा। रोहतांग से अटल ट्यूनल और रावी और ब्यास रिवर ध्यान में आनी चाहिए। चलो, अब पासेस के बारे में थोड़ा सा लेट कर लो, कान बंद करो और ध्यान सुनो, कान खोलो और दिमाग भी खोलो, सुनो इधर मजाक किया जाए। उत्तराखंड समझो, उत्तराखंड में कौन कौन से पास है, मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, सब लिपुलेख पास, नीति, माना, मुलिंगला सब उत्तराखंड में। सिक्किम में कौन सा है, नाथुला और जिलिपला, नाथुला और जिलिपला सिक्किम में पास है। सिक्किम से हमको ध्यान में आया सर आर्टिकल 371 एफ होता है, आर्टिकल 371 एफ ध्यान में नहीं चाहिए सिक्किम से, बस दैट्स इट। इतना मस्त बता रहे हैं यार। अब ये क्वेश्चन बताएं तो बताओगे तुम लोग। ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग, अभी हम जस्ट लाइन बताएं, ड्यूरिंग केमिकल वेदरिंग व्हेन मिनरल्स फ्लेयर्स पर चेंज इन कैलोलाइट में, जब फ्लेयर्स पर चेंज होता है कैलोलाइट में, उसको क्या बोलते हैं,
कार्बोनेशन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेशन बोलते हैं, आपको ध्यान में आनी चाहिए। क्या बोलेंगे? कार्बोनेशन बोलेंगे। 79 हो गया, अब 80 में आओ। नेशनल पार्क का मैं स्पेशल वीडियो में बताया हूँ यार, इससे बाहर देख लो ना जाके आया है कि नहीं है। क्या पूछ रहा है? नेशनल पार्क के बारे में कौन सा सही नहीं मैच नहीं है, कौन सा सही मैच नहीं है ये बताना है। चलो, नॉट करेक्ट बताना है। रणथंभौर कहाँ है? राजस्थान में, सही है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में, सही है। नंदकन नहीं पता था, कोई दिक्कत नहीं, उड़ीसा में है। केबुलेम जाओ तो पता है वहाँ जहाँ फुमदिस मिलता है यार। केबुलेम जाओ वहीं है जहाँ फुमदिस मिलता है। कहाँ है ये? मणिपुर में, नहीं क्या अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है केबुलेम जाओ? मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ है? लुकटक लेक भी है मणिपुर में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश से क्या ध्यान में आएगा? बोमडिला पास अरुणाचल प्रदेश में ही है। बहुत बढ़िया। और लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सा स्टेट शेयर करता है? सॉरी, कंट्री हम लोग के साथ बांग्लादेश करता है, याद रखिएगा। चलो, 80 हो गया। आ जाओ, 1 मिनट। 81 आ गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी इंडिया। हाल ही में क्वेश्चन CDS 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था, 22-21 में, इतना ध्यान में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आया हुआ है, सेम ऑप्शन के साथ आया है। हम आपको क्या बताए थे? ईस्टर्न कोस्टल फील्ड गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग कंपनी इंडिया, पहले इसको छाटेंगे, ठीक है। हमको नहीं पता है इसके आंसर। महानदी के बारे में सुने हैं, छाट दिए। नई क्या, नवेली और क्या है, सिंगरेनी कुलेरी कंपनी लिमिटेड, इसके बारे में तो थोड़ा लग रहा है कि लिग्नाइट के बारे में सुने हैं, लेकिन इसके बारे में नहीं ऑप्शन है, यही आंसर है। देखिए एलिमिनेट कैसे होता है ऑप्शन। गवर्नमेंट ओन कोल माइनिंग के बारे में बताया था। ईस्टर्न हमको ये ऑप्शन नहीं पता था, लेकिन हमको पता है ईस्टर्न UPSC नया ऑप्शन देती है, वो राइट आंसर होता है। जो ऑप्शन में अभी ट्रेलर उस समय बताया था, पिक्चर में दिखा दिया अभी। 81 का सी आंसर राइट होगा। चलो 82 देखो, 82 में आइए। 82 ओशियन करेंट, 82 ओशियन करेंट बताइए 82 का आंसर क्या होगा? 82 का समझते हैं, ओशियन करेंट के बारे में समझते हैं। ओशियन करेंट टॉपिक दिया है, पहले समझ लो। ओशियन करेंट जो होता है, इसमें हाई से लो होता है, बहुत बढ़िया। हवा भी सर हाई से लो फ्लो करता है, ओशियन करेंट भी करता है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, गजब। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर। डेंसिटी देखो, ओशियन करेंट में डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर पे होता है। ओशियन करेंट में डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, सैलिनिटी पे और प्रेशर पे, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब बताओ, पढ़ते हैं क्वेश्चन, समझो क्या है। 82 का आंसर बताओ, अब बता सकते हो ना, एक बार तुम लोग बताओ, मैं तो बताऊंगा ही। समझो, द डिफरेंस इन वाटर डेंसिटी इज द मेन कॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओशियन करेंट। अभी बताए ना, डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन किस पे? टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर, ठीक, बहुत बढ़िया। डेंसिटी ऑफ वाटर डिपेंड ऑन टेम्परेचर, सैलिनिटी और प्रेशर, यही आ गया भाई, दोनों ऑप्शन सेम मिल गया। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा पढ़ते हैं। एज अ रूल ओशियन वाटर मूव फ्रॉम हायर डेंसिटी एरिया ऑफ लोअर डेंसिटी एज करेंट। ओशियन वाटर फ्लोम करती है हाई से लो, बताइए ये ऑप्शन सही है गलत? क्वेश्चन नंबर 82, ओशियन करेंट, इस पर हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है इस ऑप्शन पे। बहुत कोचिंग वाले 1 और 2 ऑप्शन बताए हैं, और बहुत और 1 और 2, 1 तो जाएगा, 2 और 3 तो चला जाएगा। 1 और 2 और 2 और ए और सी में ऑप्शन में थोड़ा सा ये मैं कंफ्यूज हूँ। चलिए इसको नेक्स्ट बार में आपको बता दूंगा, ठीक है। चलते हैं, ए और सी में डाउट है। चलो 83 का बताओ, क्वेश्चन नंबर 83 बताइए।
ये हमको लग रहा है वो ऑप्शन के अनुसार लेकिन देख लीजिए सेरेगोसो सी के बारे में बता रहा है। इसमें जो सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री, इसमें हाईएस्ट सैलिनिटी होती है, बस बात ख़त्म। इसमें हाईएस्ट सेरेगोकी सी में क्या होता है, सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री सही है, और हाईएस्ट सैलिनिटी होती है T3। इट इज़ ओनली सी विदाउट अ लैंड बाउंड्री सही है। चलो सेरेगोकी सी रिकॉर्ड द लोएस्ट सैलिनिटी, इसमें नहीं होता है, इसमें हाईएस्ट सैलिनिटी होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। इसमें आपको अटलांटिक ओशियन में बेटा हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलता है, सेरेगोकी सी में आपको हाईएस्ट सैलिनिटी देखने को मिलता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलो 84 आओ। चलो 84 का देखो, पहले बताओ समझो। स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होता है और नीप टाइड में लो टाइड होता है। यार इतना बढ़िया बताया, जाकर तो देख लो। अब इस स्क्रीन शॉट भी मैं मारकर बताया हूँ इस चैनल पर। समझो स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होगा, नीप टाइड में लो टाइड होगा। नीप टाइड में 7 दिन के गैप पे होता था, बहुत बढ़िया। इसमें कोरिलेसिस 4% होता है, जो नॉर्थ में लेफ्ट की ओर जाता है और साउथ में नॉर्थ में लेफ्ट में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाएगा और राइट में साउदर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। आपको ध्यान में नहीं चाहिए। चलो साइक्लोन के बारे में समझ गए। चलो अब समझते हैं। स्प्रिंग टाइड में भी आप बताए हैं बेटा क्या, स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होता है। हम हाई टाइड सोचेंगे कहाँ है, सन मून ग्रेविटेशनल। सुनो टाइड्स में आपको ज़रूरत पड़ेगा सन मून और अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। स्प्रिंग टाइड में क्या होगा यार, क्या होगा स्प्रिंग टाइड में वेरी हाई टाइड, इससे हमको मालूम चल गया सन मून और क्या ऑलमोस्ट सेम लाइन में। चलो अब नीट टाइड में समझेंगे, लो टाइड होता है, ठीक है। सन मून और पोजीशन और क्वाड्रेचर, ठीक है। अब है ओपोजियन टाइड, एक है क्या इक्विनोटिकल टाइड। तो समझिए अपोजी हम बताए थे, सुनो हम बताए थे आपको। पहले सन के केस में बताते हैं। सन में होता है पेरीहिलियन, एक होता है एपीहिलियन। पेरीहिलियन मतलब पास वाला और एपीहिलियन मतलब दूर वाला। पेरीहिलियन दूर वाला, एपीहिलियन पास वाला, तो सन के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। एक होता है पेरेगी, एक होता है अपोजी। पेरेगी अपोजी, पेरेगी मतलब पास वाला, अपोजी मतलब दूर वाला। अपोजी टाइड है तो दूर वाला, फारदेस्ट मतलब दूर होता है तो दूर वाला ही हो गया, ठीक है। एक्टोर्नियल क्या इक्विनोटिकल स्प्रिंग टाइड हमको नहीं पता था, लेकिन 6 मंथ के गैप में आता है, ये हमको पता था, इसलिए ये ऑप्शन सही है, ठीक। ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेट किए। हमको पता था स्प्रिंग टाइड में हाई टाइड होता है और नीप टाइड में लो टाइड होता है, और टाइड में आपको सन मून अर्थ का ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। साइक्लोन में कोरिलेसिस फोर्स का ज़रूरत पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक, बहुत बढ़िया। ओपोगी मतलब मून के रिस्पेक्ट में होता है, और एपीहेलियन पेरीहिलियन देता है तो सन के रिस्पेक्ट में होता है। पेरीहिलियन चाहे पेरेगी मतलब पास वाला। चलो अब उसके समझ गया। चलो वेरी गुड। चलो तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर बता दो क्या होगा। 84 का आंसर बताइए। 84 का डी हो जाएगा। यार बता दिए हैं, समझा दिए हैं। चलो 85 का 84 का सॉरी 85 का पोर्ट के बारे में भी बताए हैं मेरी जान। चलो क्या बोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है पोर्ट के बारे में। दीनदयाल पोर्ट को टाइडल पोर्ट बोलते हैं, सही मैच है, सही मैच है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को आप कौन सा लैंडलॉक पोर्ट बोलते हैं, गलत है। जवाहरलाल नेहरू जो है आपका, ये आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। कैसा पोर्ट है आपका यार, इसमें लिखने का जगह भी नहीं है, कंटेनर पोर्ट है, ठीक है, बहुत बढ़िया। पारादीप पोर्ट किसका है बताइए। पारादीप पोर्ट जो है आपका डीपेस्ट है, उड़ीसा में होता है, ठीक है। 85 का अब बता दो आंसर यार, इतना बता दिए, इतना भी तो आंसर निकलना चाहिए। ए आंसर होगा 85 का, क्या आंसर होगा, ए होगा, ए द करेक्ट है। दीनदयाल पोर्ट टाइडल पोर्ट है, और ये क्या बी चिदम्बरम जो पोर्ट है आपका आर्टिफिशियल डीप सी
ये सही है और आपका ए सही है। जवाहरलाल नेहरू लैंडलॉक पोर्ट नहीं है आपका, लैंडलॉक नहीं, क्या है कैसा पोर्ट है, जानना लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। और पारादीप जो पोर्ट है बेटा आपका नेचुरल सैलो वाटर पोर्ट सही है। पारादीप उड़ीसा में, ये आपको ध्यान में आनी चाहिए। इसलिए टू करेक्टली मैच पूछ रहा है ना यार। 85 क्वेश्चन नंबर 85 है ना। चलो 1 एंड 3 आंसर हो जाएगा। 1 है और 3 है, इस पर नहीं जाना, ये गलत है। ये सही है, 1 एंड 3 सही है। 1 है दीनदयाल वाला सही है, तो वी चिदम्बरम सही है, ठीक है। और ये भी गलत है, ठीक है। समझो, दीनदयाल पोर्ट को टाइडल पोर्ट बोलते हैं, पारादीप को डीपेस्ट और हार्बर पोर्ट बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू आपका लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है, विशाखापट्टनम आपका डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। जो डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट कौन है आपका, विशाखापट्टनम जो पोर्ट है तो आपका डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है। क्वीन ऑफ अरेबियन सी जो है आपका कोची है, कौन सा पोर्ट है, कोची पोर्ट को बोलते हैं, क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोलते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब। चलो 85 हो गया। आइए 86 नंबर, CDS के बारे में पूछा है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। बताइए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 का बताइए। CDS के बारे में क्या बोला, अरे यार, ही इज़ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स विद इन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सही है। ही इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ, ये भी सही है। ही डजंट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर थ्री सर्विस चीफ। ही डजंट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ। बताइए ये सही है गलत है। क्वेश्चन नंबर 86, ये भी सही है। 1 2 3 CDS के बारे में पूछा है, आपको जानकारी होनी चाहिए। चलो 87 में, चलो ये आप डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं तो ये तो आपको पता होनी चाहिए यार, ये नहीं पता है तो आप तैयारी क्यों कर रहे हो। 87, क्वेश्चन नंबर 87 बताइए महाराज। सुनो, IMA का कहाँ सेंटर है, IMA का देहरादून होता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। NDA का खड़गवासला है। ये तो ODA का कहाँ है, चेन्नई। ODA क्या है आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। ODA क्या है आपका, शॉर्ट सर्विस कमीशन है। 87 है ना, देख लेते हैं कि मिनट 87 का। चलो 87, तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो है इसका देखो C आंसर होगा। अरे यार ये भी 87 का C आंसर होगा। देखो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी जो होता है आपका शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ठीक है। IMA जो है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, जिसको IMA को बोलते हैं, क्या है, ट्रेनिंग पर्सन ज्वाइनिंग आर्मी एज ऑफिसर, ये भी सही है। चलो नेशनल डिफेंस एकेडमी समूह खड़गवासला पुणे, आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो NDA का B का क्या होगा, 3rd होगा। द ट्रेनिंग कैंडिडेट द 3 सर्विस डिफेंस फॉर्स। NDA में आपका एयरफोर्स, आर्मी और नवल एकेडमी तीनों का ट्रेनिंग किया जाता है, तो ये ईजी था, निकल गया आंसर। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है बताइए, सीका 4 हो जाएगा। नेशनल डिफेंस कॉलेज कहाँ है आपका, ट्रेनिंग ऑफ सिलेक्टेड सीनियर ऑफिसर आर्म फोर्सेस एंड सिविल सर्विसेज। इस टाइप का क्वेश्चन UPSC CSE 2022 या 30 नहीं 22 या 30 में पूछा था। चलो नेक्स्ट, C इसका राइट आंसर था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 88। चलो बताओ क्या बोला, संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 88, समझो समझो, संसद ग्राम योजना, इट इज़ कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अंडर के अंदर आती है नहीं। चलो
इट इज़ लॉन्च 2014 में किया गया था, यूनिवर्सिटी जयप्रकाश नारायण, सही होगा। महात्मा गांधी विजन फॉर ग्राम स्वराज, इंस्पिरेशन बिहाइंड दिस स्कीम, सही है। 2 एंड 3 राइट आंसर हो जाएगा। संसद ग्राम आदर्श योजना जो था वो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं आती, किसके अंतर्गत आती है आप लोग बताइएगा। चलो 88 हो गया, 89 हो गया, 89 बताओ। फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 89 का आंसर कौन होगा? 89 फॉर्मर। क्वेश्चन पर हाउ मेनी द एबव प्रेसिडेंट हैव ऑल्सो सर्व, कौन कितने प्रेसिडेंट जो थे जो सर्व किए थे वाइस प्रेसिडेंट भी, बताइए। इसका आंसर बताओ। 89 ऑप्शन 89 का आंसर क्या होगा? पढ़े हैं ना, पॉलिटी चालू हो गया, ख़त्म ही होगा। समझो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2, ये नहीं है थे। समझो अब इसके बारे में समझते हैं। एन संजीवा जो रेड्डी थे, याद रखिएगा, उनके जब वो खड़े हुए थे तो उनके समय में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ये ऐसे ही ऐसे जीत गए थे। नहीं सॉरी, समझो पहले, ऐसे नहीं समझो, बेसिक समझो। फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार बने थे, चलो बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट जो मरे थे, मतलब जो उनका जो देहांत हो गया था ड्यूरिंग टर्म ऑफिस के दौरान ही, उनका नाम था जकीर हुसैन और एक फरहुद्दीन नाम था। प्रेसिडेंट डाइड ड्यूरिंग देयर टर्म ऑफिस, उनका क्या नाम था? जकीर हुसैन और फरहुद्दीन नाम था, बहुत बढ़िया। समझो कौन सा जो प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट दोनों थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, ध्यान सुनना, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेकेंट रमैयन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के एन नारायणा, बस इतना ही याद रखना है। प्रेसिडेंट भी थे और वाइस प्रेसिडेंट कौन कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्ण, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी, आर वेंकट रामायण, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायणा। इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब दीजिए। फंडामेंटल राइट के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या सही नहीं है, ये तो आपको आनी चाहिए यार। 19, क्वेश्चन नंबर 19 समझो। यूपीएससी का खेल आप समझाते हैं, समझो। फंडामेंटल राइट आपका 12 से 35 के बीच में है, बहुत बढ़िया। फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल होता है, उसको कोर्ट में अप्लाई कर जा सकते हैं, 12 से 35 के बीच में होता है। आर्टिकल 21 में क्या दिया है? राइट टू लाइफ दिया गया है, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 15 में क्या दिया है कि रिलीजन, सेक्स, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ के बारे में बताया गया। आर्टिकल 16 में इक्वल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया गया है, बहुत बढ़िया। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा, रिजर्वेशन जो है आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। रिजर्वेशन से हमको ईडब्ल्यूएस ध्यान में आएगा, ईडब्ल्यूएस 103 ध्यान में आ गया। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए थे? यूएसए से लिए थे, बस इसका ध्यान में आनी चाहिए। चलो अब हम समझाते हैं। दे प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी मैटर्स इन इक्वल एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल राइट बात है। ये आर्टिकल 16 में बोलता है, आर्टिकल 16 यार, बस इतना लिख देते हैं। चलो, द गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइड द फ्रीडम फ्री प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन, 12 से 35 में बताया ना, तो ये आर्टिकल 28 में दिया गया है रिलीजन के बारे में, 28 में बताया गया। चलो, दे प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ओनली, ओनली जहाँ दे दिया गया वहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा कि यूपी से गलत कर दिया। ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ भी था, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, ये राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन डी राइट है। समझो ये आर्टिकल इसमें दिया गया है, ऑप्शन ये आर्टिकल 15 में बताया गया है। समझो हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट पहला था दे प्रोवाइड फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16 में दिया गया है, ठीक है, ये तो लाइन सही है। द गारंटी फ्रीडम ऑफ कंसाइज ऑफ फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 28 में बताया गया है, बहुत बढ़िया, सही है। द प्रोविट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ओनली, ओनली दे दिया, और रिलीजन, रेस, कास्ट, सिक्स, प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है, 6 रिलीजन, रेस, कास्ट, 6 प्लेस ऑफ बर्थ भी होता है,
ठीक है, आर्टिकल 15 में ये चीज़ दिया गया है, इसलिए ओनली रेस कास्ट 6 प्लेस ऑफ बर्थ होता है, इसलिए ये गलत हो गया। दे आर लीगली इनफोर्सेबल, ये सही है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये क्योंकि ये गलत चुनना था इसलिए यहाँ पे हो गया। चलो क्वेश्चन 19 समझ में आ गया, 91 पे आइए। क्वेश्चन 91 में क्या बोलता है, आर्टिकल 368 के बारे में बता रहा है कि ये इसके बारे में बताइए, समझिए पहले। समझो, जब आप आर्टिकल 368 समझेंगे, समझो पहले ध्यान से कान लगा के सुनो। इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं करते हैं इंट्रोड्यूस। समझो, आप आर्टिकल 368 में इंट्रोड्यूस करते हैं बिल को इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, नॉट इन स्टेट लेजिस्लेचर, सही बात है। डजेंट रिक्वायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, इसमें प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है, परमिशन का ज़रूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368 में, ठीक है। इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर बाय अ प्राइवेट मेंबर, इसका इंट्रोड्यूस कर सकता है मिनिस्टर भी या प्राइवेट मेंबर भी, सही। इसमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए बेटा, याद रखिएगा, ना कि सिंपल मेजोरिटी, ना कि सिंपल मेजोरिटी नहीं, क्या चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। टोटल मेंबर ऑफ शिप ऑफ हाउस होनी चाहिए, इसका मेजोरिटी 2/3 हाउस होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, कितना होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, बात खत्म। आर्टिकल 368 में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है, मनी बिल के केस में ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता है। वही मनी बिल था जो आर्टिकल 110 में मेंशन था, उसमें राज्यसभा का पावर नहीं चलता था, ऑटोमेटिक 14 दिन में पास हो जाता था, आपको ध्यान में आनी चाहिए था, समझे। तो पहला ऑप्शन अब पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कैन इंट्रोड्यूस इन इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, अभी जस्ट बताएं, सही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिल शुड बी पास्ड हाउस बाय मेजोरिटी ऑफ द हाउस बाय 2/3 हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, भी सही है। ऑल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल रेटिफाई द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट लेस देन 1/2, यही तो गलत है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 91 का कैंसर होगा, बताइए 91 का ऑप्शन क्या होगा, 91 का ए इज़ द राइट आंसर, ये क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, समझो। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इधर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में कर सकते हैं, इसमें आपको याद रखिएगा प्रेसिडेंट का परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ता है, मिनिस्टर भी इसमें पास कर सकता है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ज्वाइंट सिटिंग नहीं होगा, 2/3 प्रेजेंट होनी चाहिए वोटिंग के लिए, ठीक। नॉट लिस्ट हाफ जो था वही गलत था, 91 हो गया। चलो 92 देखो, 92 बताइए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 92 का जवाब दीजिए। चलो देखो क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन पर्सन ऑफ अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बारे में समझो पहले। सुप्रीम कोर्ट को समझो, मानो जज बनने के लिए आपको कम से कम हाई कोर्ट का जज बनना होगा 5 ईयर तक, या एडवोकेट होना होगा आपको 10 ईयर तक। सुप्रीम कोर्ट को बनने के लिए, जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट का जज 5 ईयर तक मिनिमम बनना होगा, या एडवोकेट बनना होगा 10 साल तक। आप डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होनी चाहिए प्रेसिडेंट के सामने में, आपका ओथ प्रेसिडेंट दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उसका ओथ कौन दिलाता है, शपथ प्रेसिडेंट। आपको 6 और 65 ईयर ध्यान में आनी चाहिए। इसका सैलरी डिसाइड करता है पार्लियामेंट, जो आपको हम पॉलिटी में पढ़ाए थे इस चैनल पे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में सैलरी चार्ज में होता है, उसमें ऑटोमेटिक बिल पास कराने की जरूरत नहीं होता, लेकिन 1 भी रुपया निकलेगा उससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से तो आपको पास करवाने की जरूरत होगा। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में मनी कि अर्थक्वेक हो गया, कोई आपदा हो गया, तो उसमें आपको ज़रूरत पड़ता है, उसमें रखा जाता है पैसा, इसलिए क्योंकि आप प्रेसिडेंट से उस समय मांग के आप उस समय काम कर सकते हैं। अब बिल को पास करने में तो समय लगता है। चलो समझ में आया, कंसोलिडेटेड कंटीजेंसी ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन से आर्टिकल 280 ध्यान में आनी चाहिए, बहुत बढ़िया। चलो अब हम बनाएं क्वेश्चन, बोला द पर्सन हैज़ टू बी लिस्ट 5 ईयर जज ऑफ हाई कोर्ट 2 या मोर सच
कोर्ट इन सक्सेशन, ये लाइन सही है। अभी जस्ट बताएं यार, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जज 5 ईयर, नहीं तो एडवोकेट 10 ईयर होना चाहिए। चलो, द पर्सन हैज़ टू बी एटलीस्ट 10 ईयर एडवोकेट हाई कोर्ट इन द या 2 मोर सच इन सक्सेशन, ये भी लाइन सही लग रहा है। चलो, द पर्सन इन ओपिनियन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड डिस्टिंग्विश, यही तो गलत कर दिया, यही तो यूपी से के अब जल्दी में एग्जाम हॉल में जल्दी में रहते हैं, क्वेश्चन गलत कर देते, गारंटी है मेरा। क्या बोले, द पर्सन इज ओपिनियन ऑफ चीफ जस्टिस इंडिया, को ओपिनियन का ज़रूरत नहीं है मेरी जान, नहीं है, प्रेसिडेंट का ज़रूरत पड़ेगा इसमें, ओनली प्रेसिडेंट साहब बोल देंगे, काम डन हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 92 का कौन सी इज द करेक्ट आंसर, 92 का वहाँ क्या होगा, सी होगा। चलो, मज़ा आ रहा है। और 93 में चला जाएगा। क्या विच इंडिया इज नॉट करेक्टली मैच, बताओ क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल एंड प्रोविजन एंड रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नॉट करेक्टली मैच, नॉट करेक्टली मैच बताना है, बताओ। सुनो ध्यान से, समझो ध्यान से। आर्टिकल 243 से ग्राम सभा है, सही है। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा है। 243 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, सही है, बहुत बढ़िया। 243 में कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, ये भी सही है। तो भाई यही तो गलत होगा। इलेक्शन ऑफ पंचायत किस में है बताओ, इलेक्शन ऑफ पंचायत बी में नहीं है, किस में है, के में है। किस में है आपका, आर्टिकल 243 के में है इलेक्शन ऑफ पंचायत का। सुनो, आर्टिकल 243 ए में ग्राम सभा है, सही है। आर्टिकल 243 बी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत है, सही है। आर्टिकल 243 सी में कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, सही है। आर्टिकल 243 डी में याद रखिएगा, आर्टिकल 243 डी में है रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में, किसके बारे में, रिजर्वेशन के बारे में याद रखिएगा, रिजर्वेशन ऑफ सीट के बारे में आपको ध्यान में आनी चाहिए। और जी में क्या है समझो, जी में पावर अथॉरिटी, आर्टिकल 243 जी में पावर अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, और आई में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फाइनेंस कमीशन के बारे में। आर्टिकल 243 आई में बताएगा, तो फाइनेंस कमीशन आपको ध्यान में आनी चाहिए, वही फाइनेंस कमीशन है जो 280 में मेंशन है, बस बात खत्म, समझ में आया। इसमें 243 के होगा, ठीक है, इसलिए गलत हो गया। 94 में आओ, 94 का आंसर दो। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के बारे में बताइए। 94 समझो, 94 क्या द बोला, द पावर टू अथॉरिटी पीस कीपिंग ऑपरेशन इज एक्सक्लूसिवली वेस्टेड विद द जनरल असेंबली, सही हमको लग रहा है या गलत है बताओ, सही है गलत है, 94 का पहले बताओ। 94 गलत है मेरी जान। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन आर डिप्लॉयड विद कंसेंट द मेन पार्टीज टू कॉन्फ्लिक्ट, ये राइट, इसलिए ओनली 2 आंसर सही होगा। यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में आपको ध्यान में आनी चाहिए, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन में क्या है कि जो डिप्लॉयड विद कंसेंट द मेन पार्टीज एंड कॉन्फ्लिक्ट, ये सही होगा। 94 हो गया, 95 में आया जाए, 95 इधर ही होगा, ये जवाब दो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट लिस्ट के बारे में पूछा है, कौन सा नहीं होगा बताओ। 95 का आंसर का जवाब दीजिए। सुनो, स्टेट लिस्ट क्या होता है समझ लो। स्टेट लिस्ट में ओनली स्टेट रूल बनाती है, कॉन्करेंट में स्टेट और सेंटर मिल के बनाती है, और यूनियन में ओनली सेंटर बनाती है। लेकिन स्टेट लिस्ट में अगर पार्लियामेंट का इच्छा है, डिज़ायर है, वो रूल बना सकती है। इतना बात क्लियर, ठीक है। तो पब्लिक ऑर्डर स्टेट लिस्ट में आएगा, बिल्कुल आएगा। लैंड के बारे में स्टेट लिस्ट ये करती है, लोकल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में आएगा। लेकिन इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ये इकोनॉमिक जो सोशल प्लानिंग है, इसमें ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। कौन सा लिस्ट में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएगा। कॉन्करेंट में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर बनाता है, स्टेट में ओनली स्टेट बनाता है, पार्लियामेंट चाहेगा तो बना सकता है, आपको ध्यान में आनी चाहिए ये बात।
स्टेट लिस्ट में कौन कौन आ जाएगा? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, गैम्बलिंग, फिशर्स, लैंड, ये सब स्टेट लिस्ट का एग्जाम्पल है। यूनियन लिस्ट में कौन आ जाएगा? डिफेंस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सिटीजनशिप और करेंसी आपका यूनियन लिस्ट में आ जाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में कहाँ आ जाएगा? फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, फॉरेस्ट, इकोनॉमिक, सोशल प्लानिंग, न्यूज़पेपर, मैरिज, डाइवोर्स, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे। समझे? मैं इसको इतना बढ़िया तरीक़ा से, ये भी स्टेट लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट मेरा ये गेसिंग था और ये आया है क्वेश्चन। मेरा एक्सपीरियंस था कि आएगा, मैं बोला था, आप जाकर देख सकते हो वीडियो में, और आया भी। ठीक है, दैट्स इट। फिर नेक्स्ट